पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज ये भी सभी साथी फटाफट सेशन को शेयर कर बिल्कुल आप सभी के बीच में उपस्थित हैं। सभी को नमस्कार भाई। देखो आज जैसा कि आपको पता हो, आज आपका जो पेपर हुआ था सेकंड ग्रेड वाला, उसके आंसर की अपने अभी जो पर्सन हुए हैं उन पर्सनों को अपने जितने पर्सन लगभग 92 के आसपास पर्सन हैं सभी पर चर्चा करेंगे। साइकोलॉजी के लिए मनोज जी सर ने जो सारे पर्सनों के उत्तर बताए, और मनोज जी सर तो लाइव आए नहीं, फिर मैंने कहा मैं लाइव आ जाता हूँ, तो मनोज जी सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बार सभी साथी सेशन को शेयर कीजिएगा और अपने शुरुआत करते हैं। सबसे पहले करंट से ही बात कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन था कि राजस्थान के किन शहरों में दिव्यांग खिलाड़ियों को पैरा स्पोर्ट्समैन के लिए पैरा खेल अकादमी बनेगी, यानी जो पैरा खेल अकादमी है वो कहां पर बनेगी। पहला क्वेश्चन ये है आप सभी के लिए। जी बिल्कुल, नमस्कार प्रणाम सभी साथियों को। तो एक बार फटाफट सेशन को शेयर कीजिएगा और उत्तर बताते रहिएगा, अपने फटाफट उत्तर निकाल लेंगे सभी प्रश्नों का। बिल्कुल देखो, राजस्थान में जीके नहीं बल्कि साइकोलॉजी के भी सारे पर्सन अपने पढ़ने वाले हैं, है ना। और पोषाहार वाले बाबा जी ने हमें सारे प्रश्न बता दिए हैं, तो कहा कि उत्तर आप करवा दो, तो अपने उत्तर उनको पढ़ लेंगे साथ में। तो राजस्थान में जो किन शहरों में दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए पैरा खेल अकादमी बनेगी, तो ध्यान रखना दोस्तों, वो पैरा खेल अकादमी कहां पर बनने वाली है। बीकानेर, अजमेर, कोटा, भीलवाड़ा, जोधपुर और जयपुर, यानी यहां पर आपका ऑप्शन डी है, वो डी क्या हो जाएगा, आपका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल पहले क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो डी ऑप्शन आपका क्या होने वाला है, राइट उत्तर होने वाला है। जी चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन के ऊपर। तो ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच कि निम्नलिखित खेलों में से कौन सा राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों में 2022 में सम्मिलित नहीं है। जो खेल शामिल किए गए थे ग्रामीण ओलंपिक खेल, उनमें कौन सा शामिल नहीं है। खो खो नहीं है, हॉकी नहीं है, फुटबॉल नहीं है या वॉलीबॉल नहीं है। तो ध्यान दें सभी साथी, कौन से खेलों में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों में शामिल नहीं था। तो खो खो था, हॉकी था, वॉलीबॉल था, लेकिन क्या नहीं था, फुटबॉल यहां पर आपका शामिल नहीं था। सही उत्तर है वो आपका ऑप्शन है सी हो जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। जी बिल्कुल, नमस्कार प्रणाम भाई। नेक्स्ट आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। ये रहा प्रश्न, ये है कि माह अगस्त की बात है, अगस्त 2022 में किसे राजस्थान का मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया था। अगस्त के अंदर राजस्थान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त किसे नियुक्त किया गया था, बताओ। श्री मधुकर गुप्ता, श्रीमती उषा शर्मा, बीएल आर्य, डीबी गुप्ता, किसको नियुक्त किया गया था। जल्दी जल्दी से उत्तर बताइएगा। बिल्कुल किसे नियुक्त किया जाता है, तो ध्यान रखना दोस्तों, जो नियुक्त किया गया था वो किन्हें किया गया था, मधुकर गुप्ता को नियुक्त किया गया था। ए ऑप्शन आपका क्या होगा, राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। वर्ष 2022 के लिए निम्नलिखित में से राजस्थान के किन शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया गया था। 2022 के लिए निम्नलिखित में से राजस्थान के किन शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया गया था, बताइए भाई। रविंद्र कुमार, आशा कुमारी, दुर्गाराम मुवाल व सुनीता गुलाटी, मूलाराम बिश्नोई व रेणु दिवाकर, सुगन सिंह रावत तथा मंगला चौधरी, किसको दिया गया था, बताइए भाई। तो ध्यान रखना यहां पर जो 2022 में जो दिया गया था वो किनको दिया गया था, फटाफट बताइएगा। बिल्कुल मधुकर गुप्ता, आप थोड़े पीछे चल रहे हो, रिफ्रेश कीजिएगा। दुर्गाराम मुवाल व सुनीता गुलाटी को दिया गया, तो ऑप्शन बी यहां पर आपका क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 8 सितंबर 2022 को किस देश के प्रधानमंत्री ने राजस्थान के अजमेर शहर में स्थित दरगाह की जियारत की थी। देखो किसी समय में तो अकबर आया करता था, अब प्रश्न पूछा है कि किस देश के प्रधानमंत्री ने अजमेर शहर में स्थित दरगाह, ख्वाजा साहब की जो दरगाह है उस दरगाह के ऊपर जियारत की थी। तो वो किस देश के प्रधानमंत्री ने की थी। मलेशिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और इंडोनेशिया, तो किस देश ने की थी, ध्यान रखना। जी बिल्कुल, ये क्वेश्चन डाला हुआ है क्या, बहुत अच्छी बात है टेलीग्राम पर, तो अच्छी बात थी। तो 8 सितंबर 2022 को किस देश के प्रधानमंत्री ने राजस्थान के अजमेर शहर में स्थित दरगाह की जियारत की थी, तो बांग्लादेश के की थी। यहां पर आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट आगे चले। बिल्कुल टेलीग्राम पर डाले हुए बहुत से पर्सन है, तो करंट के डाले जाते हैं, आप ज्वाइन जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट आपके सामने ये रहा, राजस्थान में पहला महिला संचालित सहकारी बैंक स्थापित करने के लिए
राजस्थान के किस राज्य के स्त्री निधि क्रेडिट सहकारी संघ के साथ समझौता ज्ञापन यानी MOU पर हस्ताक्षर किया गया है? बताओ भाई। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात। 6 नंबर क्वेश्चन का उत्तर बताओ भाई। हाँ, बांग्लादेश की शेख हसीना जुल्फों वाली। लाइब्रेरी से नमस्कार जी, अनिल जी नमस्कार। बताओ भाई, जल्दी जल्दी उत्तर बताओ। हाँ, करंट वाला अच्छी बात है, डाला हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, तो आप ज्वाइन कीजिएगा टेलीग्राम आराम से, ठीक है। हाँ, 1 नंबर जी बिल्कुल, तेलंगाना के साथ MOU समझौता किया गया था। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। ये लो, पर्सन साफ दिखाई दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आप सभी के बीच में ये रहा कि वर्ष 2022 में राजस्थान के किस जिले को MSME के उत्कृष्ट कार्य पर आकांक्षी जिला एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट सर्वे में राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है? कौन से जिले को प्राप्त हुआ है बताइए फटाफट। टोंक को, करौली को, अजमेर को या धौलपुर को? किसे प्राप्त हुआ है? 7 नंबर बताना है आपको, उत्तर बताओ जल्दी जल्दी। बिल्कुल अपना गलत, कोई बात नहीं। यहां पर जो प्राप्त हुआ है वो किस जिले का हुआ है? यहां पर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, करौली को हुआ है, ध्यान रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री की हरित राजस्थान स्वस्थ राजस्थान की संकल्पना के तहत वर्ष 2022-23 में कितने पौधे तैयार किए जाने प्रस्तावित थे? बताओ भाई, कितने पौधे तैयार किए जाने प्रस्तावित हैं? 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 1 करोड़? हरित राजस्थान स्वस्थ राजस्थान की संकल्पना के तहत 2022-23 में कितने पौधे तैयार किए जाने प्रस्तावित है? तो ध्यान रखना, यहां पर आपका उत्तर 5 करोड़ हो जाएगा। बी ऑप्शन यहां पर आपका क्या होगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजस्थान की इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के लिए बजट प्रावधान है। कितना बजट प्रावधान है बताओ भाई? 800 करोड़, 1200 करोड़, 1600 करोड़, 400 करोड़? 2022-23 में राजस्थान की इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना चलाई है ना, शहरों में भी रोजगार उपलब्ध होगा, उसके लिए बजट पूछा गया है कि कितने करोड़ बजट है शुरू किया गया है। तो ध्यान रखना 800 करोड़ यहां पर आपका क्या होगा? राइट उत्तर होगा। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान की नई पारिस्थितिक पर्यटन नीति कब लागू की गई थी? लागू पूछा है, एक तो जारी की जाती है और एक लागू पूछा है। तो लागू कब की गई थी? 2020 में या 21 में या 22 में या 19 में? कब की गई थी बताइए फटाफट सभी साथी। 400 नहीं होगा, 800 करोड़ होगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये जो जारी की जाती है, ध्यान रखना, पारिस्थितिक पर्यटन नीति, पर्यटन को पूछा जाता है। पर्यटन विभाग की स्थापना कब की जाती है? तो 1956 में की जाती है। फिर इसको उद्योग का दर्जा दिया गया था, जन उद्योग का। उसके बाद में एक पर्यटन पारिस्थितिक पर्यटन नीति भी लागू की जाती है, वो पहले की गई थी 2004-5 की शायद वो तो। लेकिन अब जो नई की पूछा गया है कि नई 2021 की हो जाएगी, ठीक है। जारी हुई, लागू हुई है ये 2021 में, जारी की गई थी इसे 20 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलिकट झील स्थित है, कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में, ओडिशा में, कर्नाटक में या केरल में? पुलिकट झील कहाँ स्थित है बताइए भाई जल्दी जल्दी सभी साथी। तमिलनाडु में है या ओडिशा में है या कर्नाटक में है या केरल में है? पुलिकट झील, एकदम आसान सा क्वेश्चन आया था, तो ये तमिलनाडु में हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार वनों के अंतर्गत सर्वाधिक प्रतिशत भूमि वाला राज्य है? प्रतिशत में पूछा है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार वनों के अंतर्गत सर्वाधिक प्रतिशत भूमि वाला राज्य कौन सा है? तो ध्यान रखना, सर्वाधिक प्रतिशत भूमि वाला राज्य पूछा जाए आपसे तो मिजोरम है या अरुणाचल प्रदेश है या हिमाचल प्रदेश है या मेघालय है? बताओ जी। यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा मिजोरम, ठीक है। ए ऑप्शन आपका क्या होगा? राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। पुलिकट झील देखना, केरल में बता रहे हैं विद्यार्थी, ऑप्शन में कर रहे हैं, बताओ फटाफट। नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? बड़ा चर्चा में रहा था ये, ठीक है। पुलिकट झील देखनी है।
बिल्कुल, नाथुला दर्रा बड़ा ही चर्चा में रहा था भारत के अंदर, बड़ा। हाँ सर, जल्दी चलो, जल्दी जल्दी करा रहे हैं आशीष जी। नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ध्यान रखना ये सिक्किम के अंदर स्थित हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका क्या होगा? राइट उत्तर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, हालांकि वो दर्रा बड़ा चर्चित में रहा था, नाथुला दर्रा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वाधिक वर्षा के लिए प्रसिद्ध स्थान मौसिनराम कहां पर स्थित है? किस राज्य में स्थित है? मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, असम। कहां पर स्थित है मौसिनराम जहां पर सर्वाधिक? हाँ तो तमिलनाडु होगा, ठीक है। तो सर्वाधिक वर्षा मौसिनराम कहां पर है? मेघालय में स्थित है। ऑप्शन बी हो जाएगा। मैं बताता हूँ ना, एक फैक्ट है बड़ा शानदार कि मौसिनराम में उतनी वर्षा होती है एक दिन में जितनी वर्षा जैसलमेर में 10 सालों में नहीं होती है। 10 सालों में होती है, यानी कि 100 सेंटीमीटर वर्षा हो जाती है वहां पर एक दिन में, और यहाँ 10 सेंटीमीटर होती है प्रति वर्ष, है ना। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन। बेलाडीला लोहे अयस्क प्रसिद्ध खान भारत के किस राज्य में स्थित है? बेलाडीला वाली खान की बात करें तो किस राज्य में? बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश। जो लोहे अयस्क की खान है, इन खानों से संबंधित या फिर जो उद्योग स्थापित हुए थे उनसे संबंधित कहीं ना कहीं दुर्गापुर, बिलाही, उनसे संबंधित आ जाता है कहीं ना कहीं पर्सन। आज पूछा कि बेलाडीला लोहे अयस्क की खान कौन से राज्य में स्थित है, तो ध्यान रख लेना ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहां पर है? छत्तीसगढ़ में। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, ध्वनि तीव्रता के मापन के लिए प्रयुक्त इकाई है। भाई ध्वनि तीव्रता के मापन के लिए प्रयुक्त इकाई क्या है? फ्लॉर्ग, डेसिबल, मिलीबार, सेंटीग्रेड। अब ये तो पता ही है ध्वनि तीव्रता के लिए। हाँ हाँ, 8 बजे वाली क्लास होगी, बिल्कुल होगी। जी गुड आफ्टरनून, नमस्कार सभी को। बताते रहिए भाई सभी साथी, फटाफट उत्तर बताइएगा। तो ध्वनि तीव्रता के लिए मापन इकाई है वो डेसिबल है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। काल वैसाखी किस राज्य से संबंधित है? काल वैसाखी जगह जो त्योहार है वो किस राज्य से संबंधित है? तो हमें अच्छी तरह से पता है ये पश्चिम बंगाल से संबंधित है। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। जनसंख्या प्रवास में फुटकर व्यापार गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था? सबसे पहले इसका जो प्रतिपादन है वो किसके द्वारा किया गया था? बताइए भाई। जनसंख्या प्रवास में फुटकर व्यापार गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था? तो ध्यान रखना, क्या जीके जिप ने किया, एस स्टाउफर ने किया, एफ एस ली ने किया या डब्ल्यू जे रेली ने किया था? तो इसका जो सही उत्तर है वो आपका हो जाएगा डब्ल्यू जे रेली ने किया था। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, 19 नंबर। ये लो 19 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखना कि भारत में 2021-22 के सकल जोड़े गए मूल्य में कृषि व संबंधित क्षेत्र का हिस्सा है। कृषि व संबंधित क्षेत्र का हिस्सा है 20.2 या 19.8%, 20.9 या 18.8%। ठीक है, कौन सा होगा? तो इन दो में से एक है, या तो 19.8 है या फिर 18.8 है, ध्यान रख लेना। ठीक है ना, इन दोनों में कंफ्यूजन वाला है तो देख लेना आप। बाकी टेलीग्राम पर डाल दिया जाएगा, मनोज जी सर वाले पर डाल देंगे, मनोज हरिदास शर्मा नाम से है, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा, या फिर जीके विद गजान सर, वहां पर आपको ये मिल जाएगी। ठीक है ना, उसके बाद में नेक्स्ट आगे देखते हैं। 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव में प्रथम वर्ग के उद्योगों के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? कौन सा विकल्प है वो सही है? उद्योगों पर सरकार का आंशिक स्वामित्व होना, उद्योगों पर निजी क्षेत्र का पूर्ण स्वामित्व होना, उद्योगों पर निजी व सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का स्वामित्व होना, उद्योगों पर सरकार का पूर्ण स्वामित्व होना, कौन सा सही है? सही पूछा गया है 20 नंबर के अंदर, बताइए फटाफट कौन सा सही है? जी बिल्कुल, तो ध्यान रखना यहां पर जो उत्तर होगा वो उद्योगों पर निजी क्षेत्र का पूर्ण स्वामित्व होना, यहां पर आपका राइट उत्तर होगा 20 का। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। डॉल्फिन कटक स्थित है, कहां स्थित है डॉल्फिन कटक? बताइए भाई। अंटार्कटिक महासागर में, हिंद महासागर में, आर्कटिक महासागर में या प्रशांत महासागर में? तो डॉल्फिन कटक है वो कहां पर स्थित है? तो ये ध्यान रख लेना,
ये अटलांटिक महासागर में स्थित है। ए ऑप्शन आपका क्या होगा, राइट होगा। पीछे वाले के बहुत से विद्यार्थी सी बता रहे थे, सी नहीं है, उसका बी ऑप्शन सही माना जाएगा, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा टेलीग्राम पर आपने देखा होगा, ये क्वेश्चन करवाए हुए क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन जो अभी 2-3 दिनों से लगातार मनोज जी सर क्लास ले रहे थे, वहां से भी बहुत ज्यादा परसेंट टपक गए। लगभग परसेंट जिन पर लिखा था ना, पोसार वाले बाबा जी ऐसे ही नहीं कहते उनको, उन्होंने लिखा इस प्रकार से और ऐसे लिखा तो ऐसा का ऐसा टपक गया, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, अश्वय अक्षांश संबंधित है हिमनदों से, वर्षा से, रेगिस्तान से, पवनों से पूछा गया प्रश्न था। बताइए किन से संबंधित है अश्वय अक्षांश, बिल्कुल बताइए भाई फटाफट उत्तर। तो अश्वय अक्षांश है वो पवनों से संबंधित है। 4 नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, निम्न में से किस वर्ष में भारत का विदेशी व्यापार शेष धनात्मक रहा। किस वर्ष रहा था भारत का विदेशी व्यापार शेष धनात्मक रहा था, बताइए भाई। 1976-77, 84-85, 89-90 या 58-59, किस वर्ष रहा था, बताओ भाई फटाफट। तो ये ध्यान रखना, भारत का विदेशी व्यापार जो धनात्मक रहा था वो 1971-72 के आसपास वो साल है शायद। तो इसके हिसाब से इसका उत्तर ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच, भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय को केंद्रीय विषयों की सूची में शामिल किया गया था, बताओ भाई। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषयों को केंद्रीय विषयों की सूची में शामिल किया गया था। मत्स्य पालन, बचत बैंक, कॉपीराइट, बैंकिंग एवं इंश्योरेंस। यहां पर सही उत्तर कौन सा होगा कि 1919 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय को केंद्रीय विषयों की सूची में शामिल किया गया था। तो यहां पर ध्यान रखना दोस्तों, कॉपीराइट हो जाएगा इसका सही उत्तर, सी ऑप्शन राइट होगा, 24 का सी होगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन के ऊपर बात करें तो 25 नंबर क्वेश्चन को एक बार छोड़ देते हैं, टेलीग्राम पर डाल देंगे इसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर। तो 26 नंबर के अंदर ध्यान दे भाई, उस पर्सन को टेलीग्राम पर डाल दिया जाएगा। 2021 के प्रथम अर्ध में भारत के सेवा क्षेत्र में कुल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतर प्रवाह का लगभग कितना प्रतिशत है, लगभग पूछा है। फर्स्ट पेपर में कितने क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन आते हैं जी। तो कितने प्रत्यक्ष निवेश अंतर प्रवाह का लगभग कितना प्रतिशत है, तो 54% है। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या होगा, राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, 27 नंबर में स्टार्टअप इंडिया या इन्वेस्ट इंडिया, इन दोनों में से एक होगा, वो अपने आगे देखेंगे, या मेक इन इंडिया हो सकता है। तो वो एक बार कंफ्यूजन वाले पर्सन है उनको अपने करेंगे ही नहीं, है ना, तो उनको अपने बाद में टेलीग्राम पर डालते रहेंगे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत विधि के अनुसार दंडनीय शब्दावली को प्रभावी बनाने के लिए भारत की संसद को विधि बनाने की शक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है। बड़ा टफ क्वेश्चन है। 35 क 2, 33 अनु 34, 35 क 1 कौन से में दी गई है, बताओ फटाफट। भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत विधि के अनुसार दंडनीय शब्दावली को प्रभावी बनाने के लिए भारत की संसद को विधि बनाने की शक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है। तो ध्यान रखना वो 35 क 2 हो जाएगा इसका, ठीक है ना, बिल्कुल। नहीं डाउट वाले नहीं करवाएंगे, आपके कमेंट भी आ रहे हैं तो, लेकिन डाउट वाले अपने छोड़ देंगे, अपने जल्दबाजी नहीं करनी है ना। नेक्स्ट आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की बात करते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन पर आ जाते हैं ना, ये लो भाई 31 नंबर क्वेश्चन। ये 2-3 पर्सन छोड़ रहा हूं बीच में क्योंकि उत्तर गलत नहीं बता सकते आपको। तो ये लीजिए 31 नंबर क्वेश्चन, बताइए कि भारत सरकार के नियम 1961 के तहत 61 के तहत निम्न में से कौन सा मामला केवल भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। कौन सा मामला भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है, 1961 के तहत पूछा गया है। क्षमा, प्रावलंबन और निलंबन की किया जाना अनुच्छेद 72 के तहत, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति, पद त्याग और पद से हटाया जाना, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, पद त्याग और पद से हटाया जाना, अंतरराज्यीय परिषदों को स्थापना। सही उत्तर इनमें से कौन कौन से होंगे, बताओ भाई, कौन से उत्तर इनमें सही है, बताइए भाई जी। देख ही रहे हो उत्तर तो कोई बता नहीं रहा,
सी और डी इसमें सही हो जाएंगे, ठीक है ना, इसमें सी भी सही है और डी भी सही है, सी और डी आपके राइट उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। इसके हिसाब से बात करें तो सी और डी सही है, तो आपका ऑप्शन 3 नंबर वाला हो जाएगा। नेक्स्ट ये रहा आपके बीच क्वेश्चन कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 51(1) में जैसा कि समरसता तथा समान भ्रातृत्व की भावना के निर्माण में मौलिक कर्तव्यों के संदर्भ में उल्लेखित है, शब्दों का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। तो हम भारत के लोग धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग, इसका जो सही उत्तर होगा वो ये होगा बी ऑप्शन, ठीक है। 32 का बी हो जाएगा, ध्यान रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। भारत के संविधान के अनुच्छेद 41 आर्टिकल 41 यानी 41 के अनुसार मामलों में लोक साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस शब्दावली का उल्लेख नहीं किया गया है। तो चिकित्सा साहित्य का उल्लेख नहीं किया गया है, आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी दी स्वतंत्र पार्टी एंड कंजर्वेटिव नामक पुस्तक के लेखक हैं। बताओ भाई, सी राजगोपालाचारी, हार्वर्ड हर्डमैन, स्टेनले कोचनेके, पिल्लू मोदी। तो एक तो यहाँ पर इनमें से कंफ्यूजन है, दी स्वतंत्र पार्टी एंड कंजर्वेटिव नामक पुस्तक के लेखक राजगोपालाचारी भी है और एक जगह नाम आ रहा है अर्डमैन जी का भी, तो इसमें से सही उत्तर होगा, इन दोनों में कंफ्यूजन है, बाकी सही है वो आपका ए ऑप्शन होगा, ध्यान रख लेना, ठीक है। 34 में ए होगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखना, भारत निम्नलिखित में से किस समूह का सदस्य नहीं है। कौन से समूह का सदस्य नहीं है। ऑस्ट्रेलिया, मिसाइल टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर सप्लायर समूह, वाजनर समूह। तो इनमें भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ये भी क्वेश्चन है, इन दो में से इन दो का सदस्य नहीं है, इन दो में से एक का सदस्य नहीं है, कंफ्यूजन वाला है, टेलीग्राम पर डाल दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, भारत के संविधान के अनुच्छेदों में प्रधानमंत्री का उल्लेख किया गया है। प्रधानमंत्री का उल्लेख कौन से अनुच्छेद या आर्टिकल में किया गया है, बताइए भाई फटाफट। कौन कौन से में किया गया है प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री का उल्लेख इसमें होगा 74, 75 और 78, ये ऑप्शन आपका सही होगा इसका, 36 का, ध्यान रखना, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन, बड़ा ही शानदार दिया है ये भी क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल ने 17वीं लोकसभा हेतु आम निर्वाचन में राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में भाग नहीं लिया था। कौन सी निर्वाचन पार्टी ने नहीं लिया था, राष्ट्रीय दल के रूप में भाग नहीं लिया था। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई, समाजवादी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, किसने नहीं लिया था। तो ध्यान रखना इसमें आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, 37 का। नेक्स्ट आगे देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन से, वैश्वीकरण अमेरिकन का संबंध दिया था, किसने दिया था, इसको छोड़ रहे हैं एक बार। शिक्षा मनोविज्ञान शाखा है भाई, साइकोलॉजी, मनोज जी सर ने पूर्णतः हमें बताई, मनोज हृदय शर्मा जी ने, और उन्हीं के बताए गए सारे क्वेश्चन आप सभी के बीच करवा रहे हैं। वो दूसरा पेपर हल करवाएंगे आपको। यहाँ पर साइकोलॉजी के क्वेश्चन है आप सभी के बीच की, शिक्षा मनोविज्ञान शाखा है, समाज मनोविज्ञान की, व्यवहारात्मक मनोविज्ञान की, या विकासात्मक मनोविज्ञान की, या प्रायोगिक मनोविज्ञान की, ध्यान रखना, इनको ब्लॉक करो। तो ध्यान रखना शिक्षा मनोविज्ञान जो शाखा है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, व्यवहारात्मक मनोविज्ञान की होगी, ठीक है, 39 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं 40 नंबर, आधिकारिक तौर पर भारत की यात्रा करने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन हैं। लगभग शायद 6 अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने भारत की यात्रा की है, पहले कौन है अगर ऐसा पूछा जाए तो डवाइड डी आइजनहोवर है, ध्यान रखना, ए ऑप्शन आपका क्या होगा, राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन न्यूट्रल नेशनल रिपेट्रिएशन कमीशन का अध्यक्ष था जिसने कोरियाई युद्ध के दोनों पक्षों में 20,000 से युद्धबंदियों का फैसला। ओ कौन, ध्यान जी आप टेलीग्राम पर डाल देंगे इन पर्सन में, ठीक है। बोलो साइकोलॉजी को आप अगलो पर्सन पढ़ ले थोड़ो सो। देखो निम्न में से कौन सा विकल्प बुद्धि एवं विकास के सामान्य सिद्धांत के बारे में सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है ये बताना है आपको, बताइए फटाफट। तो इसमें कौन सा सही नहीं है, विकास के क्रम में एकरूपता सही है,
विकास विशेष के सामान्य की ओर चलता है, विशेष से सामान्य की ओर चलता है, ये सही नहीं है, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर राइट, ध्यान रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच कि शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। पूरा पेपर ही हल करेंगे, अपने 100 के 100 क्वेश्चन जो नहीं आ रहे, जो बताए जा रहे हैं वो टेलीग्राम पर डाल दिए जाएंगे। तो शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान की अध्ययन विधि गुणात्मक एवं परिणात्मक दोनों है। शिक्षा मनोविज्ञान का दूसरा नाम विकासात्मक मनोविज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को प्रतिभाशाली बालकों और मानसिक रूप में मद बालकों को समझाने में सहायक है। और डी ऑप्शन है इसका, शिक्षा मनोविज्ञान के विस्तार की कोई सीमा नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ध्यान रख लेना, आपका 43 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन है वो आपका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ 43 का ए होगा। 44 की बात करते हैं, ये रहा कि निम्न विकल्पों में से बालक की बुद्धि के बारे में कौन सा विकल्प सही है। वृद्धि अधिगम और अनुभव का परिणाम है। वृद्धि कोशिकाओं व अवयवों के आकार में परिवर्तन है। वृद्धि शरीर में आंतरिक परिवर्तन है जिसका मापन नहीं किया जा सकता। वृद्धि शरीर में केवल गुणात्मक परिवर्तन है। 44 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होने वाला है। जय हिंद भाई सभी को, नमस्कार। तो यहाँ पर होगा वृद्धि कोशिकाओं व अवयवों के आकार में परिवर्तन है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, 44 का सही उत्तर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, ये रहा, कक्षा में अधिगम पर विशेष निहितार्थ करने वाला थॉर्नडाइक का कौन सा योगदान है, बताओ भाई। मानसिकता विन्यास का नियम, संलग्नता का नियम, विपरीतता का नियम, प्रभाव का नियम, कौन सा होगा यहाँ पर। 45 नंबर क्वेश्चन आप सभी के बीच में है, वो 45 का उत्तर बताना है आपको, बताइए भाई। इसमें मानसिकता विन्यास का नियम और संलग्नता का जो नियम है, इन दोनों में से है, होगा तो वैसे तो 1 नंबर होगा, लेकिन सर ने कहा कि इसमें डाउट वाला है, थोड़ा ध्यान दे लेना, ठीक है ना। ये डाउट वाला क्वेश्चन है थोड़ा सा, बाकी होगा ए ऑप्शन इसका, लगभग ए के ऊपर 90% बात करें तो ए होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, जब बालक सीधे हाथ से लिखना सीखता है तो यह कौशल का अधिगमन के उल्टे हाथ से लिखने में सुगमता प्रदान करता है। ये सीधे हाथ से लिखने से कौशल का हस्तांतरण क्या कहलाता है। पार्श्विक अधिगमन, उल्टा अधिगमन, द्विपार्श्विक अधिगमन या अनुक्रमिक अधिगमांतरण, कौन सा कहलाएगा। तो ध्यान रखना यहाँ पर द्विपार्श्विक हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या होगा, 46 का राइट हो जाएगा। विकास के सिद्धांतों के संदर्भ में कौन सा वाक्य सही नहीं है, कौन सा वाक्य सही नहीं है। विकास अधिगम और परिपक्वता दोनों का एक ही परिणाम है। विकास क्रमबद्ध नहीं होता है। विकास के प्रत्येक चरण पर सामाजिक अपेक्षाएं होती है। विकास क्रम से होता है। तो 47 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 47 नंबर से हो जाएगा, विकास क्रमबद्ध नहीं होता है। ऑप्शन बी आपका क्या होगा, राइट उत्तर होगा। 48 की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकल्प साहचर्य अधिगम का उदाहरण नहीं है, बताओ कौन सा नहीं है। क्रिया, सूत्र, अनुकूलन, चिन्ह, निरीक्षण या आदत। 48 नंबर क्वेश्चन आप सभी के बीच, बिल्कुल। 46 में क्या हुआ, 46 का 46 लिख दिया धर्मपाल जी भाकर जी ने। तो 48 नंबर क्वेश्चन में जो आपका राइट उत्तर होगा वो हो जाएगा चिन्ह हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका क्या होगा, इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, ये लो जी, गार्डन ऑलपोर्ट के व्यक्तित्व के सिद्धांत का अनुसरण करते हुए यदि अध्यापक विद्यार्थी के विशेषकों की पहचान करना चाहता है तो निम्न विकल्पों में से वह किस विशेषण को अनदेखा करेगा। कौन से को अनदेखा करेगा, गौण को, केंद्रीय को, प्रधान को या मूल को, किसको करेगा अनदेखा। तो ध्यान रखना ये गौण को करेगा। ऑप्शन ए आपका क्या होगा, राइट हो जाएगा 49 में। ये कुछ पर्सन साइकोलॉजी के हैं, ध्यान दे लेना, ठीक है ना। बाकी तो भाई जो आंसर के में मिलान कर रहे हैं उन तो सभी को पता ही है फिर, है ना। तो अन्य विद्यार्थी जुड़े हुए हैं वो सोचेंगे कि भाई इसमें ये कौन सा सब्जेक्ट है, तो ये साइकोलॉजी है ना। और आपने लगातार पढ़ी है साइकोलॉजी की मैराथन क्लास, ये पूर्णतः प्रश्नोत्तरी और सब पढ़ा है। तो एक विद्यार्थी जो प्राय अपने मित्रों के प्रति रूखा, भद्दा और असमानुभूतिपूर्ण था, उसे अपने व्यवहार में सुधार करने के लिए निम्न में से किस क्षेत्र में प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता है। संज्ञानात्मक बुद्धि, संवेगात्मक बुद्धि, सांस्कृतिक बुद्धि या निष्पादन बुद्धि।
किस में आवश्यकता है, तो उसे ध्यान रखना संज्ञानात्मक बुद्धि की आवश्यकता है। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या होगा, 50 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि अध्यापक को बालक की अचेतन अभिप्रेरणा और चिंताओं का पता लगाना है तो निम्न में से किस प्रशिक्षण का चयन गलत होगा। कौन से का गलत होगा इसमें, 16 व्यक्तित्व घटक प्रशिक्षण और प्रासंगिक अंतर्बोध प्रशिक्षण, शब्द साहचर्य प्रशिक्षण, स्याही दबाव प्रशिक्षण। तो इसमें जो सही उत्तर होगा आपका वो होगा 16 व्यक्ति घटक प्रशिक्षण। 51 का आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, हिप्पोक्रेट्स द्वारा किए गए वर्गीकरण के अनुसार जो बालक निराशावादी, दुखी और संवेदनात्मक रूप से कमजोर होते हैं वो बालक क्या कहलाते हैं, बताओ भाई। हिप्पोक्रेट्स के द्वारा, बिल्कुल। परमेश्वर, कृष्ण, धर्मपाल, बिल्कुल उत्तर बताइएगा सभी फटाफट। जल्दी जल्दी उत्तर बताइए। हिप्पोक्रेट्स वाला, तो इसमें जो सही उत्तर होगा आपका वो कौन सा होगा, निरुत्साही यानी फ्लेगमेटिक। यहां पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ये वाला डी। नेक्स्ट आगे देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन। विद्यार्थी के निष्पादन पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देकर उसे गौरवान्वित अनुभव कराकर मास्लो के आवश्यकता पदानुक्रम प्रारूप के अनुसार शिक्षक निम्न में से विद्यार्थी की किस आवश्यकता को संतुष्टि कर रहा है। कौन सी आवश्यकता को संतुष्टि कर रहा है, अपनेपन की आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकता, आत्म सम्मान की आवश्यकता, आत्म सिद्धि की आवश्यकता। बताओ भाई, 53 नंबर क्वेश्चन आप सभी के बीच में है, तो इसमें आत्म सिद्धि सही उत्तर होगा। आत्म सिद्धि की आवश्यकता होगी, डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 54 नंबर की क्वेश्चन की बात करें तो समस्या समाधान में यदि कोई विद्यार्थी अध्यापक के निर्देशित परिप्रेक्ष्य में हल खोजने की जगह कुछ नया लीक से हटकर रूढ़िमुक्त किंतु उपयोगी हल खोजते हैं तो वह क्या होते हैं, बताओ भाई क्या होते हैं वह। तो उसमें अपने अध्यापक के निर्देशों की अवज्ञा कर रहा है, उसे अपने अध्यापक पर विश्वास नहीं था, अपनी अपसारी सोच की क्षमता का प्रयोग कर रहा है। वो किसका प्रयोग कर रहा है, अपनी अपसारी सोच की क्षमता का प्रयोग कर रहा है। सी ऑप्शन आपका क्या होगा, यहाँ राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न विकल्पों में से कौन सा तत्व है जो थ्रस्टन द्वारा प्रतिपादित बुद्धि का समूह तत्व सिद्धांत में सम्मिलित किया गया है। कौन सा सम्मिलित किया गया है, मूल संबंधी यानी स्रोत संबंधी तत्व है, आगमनात्मक तर्क तत्व है, प्रत्यक्षीकरण संबंधी तत्व है, विचारण की शब्द शक्ति। 55 नंबर क्वेश्चन बताइए भाई, फटाफट उत्तर बताइए 55 नंबर क्वेश्चन का। तो इसमें हो जाएगा मूल संबंधी तत्व हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं 56 नंबर क्वेश्चन। ये लो, प्रकृति के सभी व्यक्तित्व व व्यवहार संबंधित गुणों का वितरण एक विशेष रूप में ही संपन्न होता है। इस वितरण को कहते हैं सीधी रेखा वक्र, एस आकार का वक्र, सामान्य संभाव्यता वक्र, ऋणात्मक प्रतिफल वक्र। यानी 56 नंबर क्वेश्चन का उत्तर होगा आपका सामान्य संभाव्यता वक्र हो जाएगा, 3 वक्र हो जाएगा 3, यानी सी ऑप्शन आपका क्या होगा, राइट उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा व्यवहार विद्यार्थी की उपलब्धि अभिप्रेरणा दर्शाता है। विद्यार्थी की प्रेरणा दर्शाता है, कौन सा दर्शाता है, कक्षा नायक बनने और लोकप्रिय होने का प्रयत्न करना, अपने निष्पादन स्तर में सुधार के लिए कठोर प्रयत्न करना, कक्षा में कमजोर विद्यार्थियों की सहायता करना, अपने सबसे अच्छे मित्र के साथ कार्य करने की इच्छा दिखलाना। 57 नंबर क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा अपने निष्पादन स्तर में सुधार के लिए कठोर प्रयत्न करना। ठीक है, यह भी ध्यान दे लेना। 57 58 पर देखते हैं 58 का क्या उत्तर होगा कि निम्न व्यवहार समूह में कौन सा व्यवहार समूह बाल अपराधियों में प्राय नहीं देखा जाता है। कौन सा नहीं देखा जाता है, आंतरिक रूप से नियंत्रित सामाजिक और नियमों का पालन करने वाला, स्नेह, स्थिरता और नैतिक स्तर की कमी, आक्रमण, उदंड, क्रोधी और सहपाठियों को धमकाने वाला व्यवहार, बेचैनी, आवेगी और विध्वंसकारी। कौन सा नहीं देखा जाता है, बताओ भाई। तो ध्यान रखना, आंतरिक रूप से नियंत्रित सामाजिक और नियमों की पालन करने वाले, ठीक है, ये समूह नहीं देखा जाता है। ये लीजिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच 59 नंबर क्वेश्चन है। तो इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, मैं पहले बता देता हूं। निम्नलिखित विकल्पों में से अध्यापक का कौन सा तरीका विद्यार्थी के आत्म क्षमता में बढ़ोतरी का नहीं करेगा। कौन सा विकल्प है जो अध्यापक के अंदर विद्यार्थी की आत्म क्षमता में बोध की बढ़ोतरी नहीं करेगा। अध्यापक का कौन सा तरीका,
विद्यार्थी की उपलब्धि पर उचित प्रोत्साहन और प्रतिक्रिया देना, छात्र को किसी आदर्श को दिखाना जिससे समान कार्य की सफलता प्राप्ति की हो, विद्यार्थी के समान कार्य से पूर्व में मिली सफलता पर प्रकाश डालकर उसे प्रवीणता की अनुमति देना, विद्यार्थी की सफलता का श्रेय भाग्य को या स्कूल में सहायता को देना। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। ये उसका विद्यार्थी को क्या नहीं देगा, जो आपके पर्सन में आत्म क्षमता के बोध में बढ़ोतरी नहीं करेगा। अगर वैसे कहता है कि ये विद्यार्थी टॉप आया है तो विद्यार्थी की सफलता का श्रेय उसके भाग्य को है और स्कूल को है, तो ये उसके आगे बढ़ोतरी नहीं देगा। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन, साइकोलॉजी का अंतिम क्वेश्चन, कि यदि एक छात्र अपना बहुत सा खाली समय चित्रकारी में बिताता है और ऐसा करने पर वह प्रसन्नता अनुभव करता है, अपने व्यस्त समय में भी चित्रकारी के लिए समय निकाल लेता है और उसे ऐसा करने पर थकान का अनुभव नहीं होती है, तो निम्न में से यह विकल्प छांटे जो उसकी अभिव्यक्ति दर्शाता है। यह विकल्प है आपके सामने। यह उसकी अभिक्षमता और श्रेष्ठता की अभिव्यक्ति दर्शाता है, यह उसकी रुचि की अभिव्यक्ति दर्शाता है, यह उसकी खाली समय का सदुपयोग करने के लिए अभिव्यक्ति दर्शाता है, यह उसकी अभिवृत्ति की अभिव्यक्ति दर्शाता है। बताइए क्या होगा 60 नंबर का। 60 नंबर का ए ऑप्शन आपका क्या होगा, राइट होगा। यह उसकी अभिक्षमता और श्रेष्ठता की अभिव्यक्ति दर्शाता है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब ये साइकोलॉजी वाले पर्सन थे तो मनोज जी सर ने सारे बताए, इसलिए मनोज जी सर का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी पर्सन साइकोलॉजी में अन्य जो डाउट वाले बताए मैंने आपको, तो वो मनोज जी सर वाले टेलीग्राम पर साइकोलॉजी बाय मनोज हरिदास जी शर्मा के टेलीग्राम पर आपको मिल जाएंगे, वो भी आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे देख रहे, चोकला नस्ल है, जीके वाले क्वेश्चन आ चुके हैं। अब उत्तर बताइए भाई जल्दी जल्दी। चलो साइकोलॉजी वाले तो आप देख रहे थे आराम से, जीके वाले बता दो फिर फटाफट, है ना। उत्तर बताएं सभी साथी फटाफट। साइकोलॉजी के पर्सन तो समाप्त हो गए, अब जीके वाले शुरू हो चुके हैं। जल्दी जल्दी उत्तर बताएं भाई। चोकला नस्ल है बकरी की, गोवंश की, ऊंट की, भेड़ की, तो आपका भेड़ हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका क्या होगा, राइट। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है, तो न्यूनतम पूछा जाए तो आपका जैसलमेर हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं जीके के प्रश्नों में। चौथ माता किस जनजाति की आराध्य देवी है, तो चौथ माता किस जनजाति की है, कंजरों की आराध्य देवी है, ध्यान रखना। दिलवाड़ा मंदिर स्थित है कहां पर है, माउंट आबू के अंदर स्थित है, 64 नंबर का ए हो जाएगा। 65 नंबर की बात करें, राजस्थान के अरावली पर्वतों को निम्नलिखित चोटियों के उनको आरोही क्रम में लिखना है भाई। आरोही क्रम होता है, आरोही नाम छोटा है ना, तो छोटे से बड़े की ओर, छोटे से बड़े की ओर, और अवरोही होता है बड़े से छोटे की ओर। तो देखो ध्यान से, इधर देखो, तारागढ़, अचलगढ़, कमलनाथ, रघुनाथगढ़, कौन सा यहाँ पर आपका राइट उत्तर होने वाला है, ठीक है, बताओ भाई। तो यहाँ पर आपका जो अवरोही आरोही पूछा है ना, आरोही यानी छोटे से बड़े, तो इन चोटियों में सबसे बड़ी चोटी अचलगढ़ है, यानी लास्ट में बी आ जाएगा, तो बी एक के ही है लास्ट में ना, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी बी हो जाएगा, ठीक है, ध्यान देना। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में कर्क रेखा गुजरती है, तो ये आपको पता है डूंगरपुर बांसवाड़ा में गुजरती है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बांसवाड़ा हो जाएगा जी। नेक्स्ट आगे देखते हैं, मेजा बांध किस नदी पर स्थित है, तो मेजा बांध कोठारी नदी पर स्थित है, और कहां पर स्थित है, भीलवाड़ा में। कौन से राज्य में, जिले में है, भीलवाड़ा में है, ठीक है। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है, अब भी पूछा जा रहा है। पीछे पूछा गया कि मेजा बांध का संबंध किस जिले से है। परवर्ती क्षेत्र विकास उपागम मांडा किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था, मांडा किस वर्ष प्रारंभ किया गया था, ये बताओ भाई। 1974, 75, 69, 70, 71, 72, 78, 79, तो आपका डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति में हमें कहां से प्राप्त हुई है, तो आहड़ या कालीबंगा, बालाथल या गणेश्वर, तो पूर्व हड़प्पाकालीन सभ्यता है वो हमें किसको कहा जाता है, कालीबंगा को कहा जाता है, तो इसका उत्तर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, उत्तर गुप्तकालीन सिख की संख लिपि में लिखे लेख मिले हैं, 70 नंबर का, बताइए भी। 70 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर गुप्तकालीन संख लिपि में लिखे लेख मिले हैं बेराट में, आहड़ में, ओजियाना में, गिलुंड में, तो संख लिपि के प्रमाण हमें कहां से मिले हैं, बेराट सभ्यता से मिले हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध महाराणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था, खानवा का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था,
खानवा का युद्ध हुआ था इन दोनों के बीच में। ब्याना का भी होता है, ब्याना ऑप्शन में नहीं है तो अपने कैसे करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? 2005, 7, 11 और 1। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो ध्यान रखना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है वो 2007 में प्रारंभ की गई थी। 72 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, ध्यान दे लेना। नेक्स्ट आगे देखते हैं 73 नंबर क्वेश्चन। उत्तर बताओ भी साथ साथ में। अब 2-3 विद्यार्थी बता रहे हैं, बाकी देख ही रहे हैं ना, क्या बात है, पेपर अच्छा नहीं हुआ क्या? तभी देख रहे हो मेरे हिसाब से तो फिर, है ना। राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिलों में उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन पाए जाते हैं? उदयपुर, बांसवाड़ा, कोटा। अब देखो उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन, तो ये तो कोटा वाला ये नहीं होगा। फिर बीकानेर, नागौर, चूरू छोड़ देते हैं एक बार। फिर सीकर, झुंझुनू और जालौर। जब सीकर आ गए और झुंझुनू आ गए तो फिर आन भी छोड़ना पड़ेगा, वो भी कोनी। जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, यानी इन दो में से है। इन दो में से बात करें, जैसलमेर में भी है, बाड़मेर में भी है, लेकिन पाली में नहीं है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा बीकानेर, नागौर, चूरू। जो आपको वहां पर भी मैंने बाद में सही करवा दिया था, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 73 का बी। 74 नंबर का देखो ध्यान से प्रश्न, सुमेलित करना है, तो एक बार इसको सुमेलित कीजिएगा। देखो इसमें अगर बात करें भाई, राजपुताना मध्य भारत सभा 1918 में, और अधीनस्थ बोर्ड का एग्जाम हुआ था उसने 1919 माना था, पहले पूछा था उन्होंने 1919 माना है इसको। और राजस्थान सेवा संघ 1919 हो जाएगा। मारवाड़ सेवा संघ की बात करें तो 1920 हो जाएगा। आचार सुधारिणी सभा हो जाएगी 1910। इस हिसाब से 4, 3, 2, 1, तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका, ठीक है। वर्धा महाराष्ट्र में हम पढ़ते हैं ना, उसकी स्थापना की गई थी और सब। मत्स्य संघ में कुल कितनी रियासतें थी? तो मत्स्य संघ में ध्यान रखना कुल 4 रियासतें थी। इकाइयां पूछ ले तो 5 थी, क्योंकि निमराना ठिकाना हो जाएगा साथ में। लेकिन पूछा जाए, हाँ वो कौन नहीं आवा सर, कौन सो को नहीं आया। तो मत्स्य संघ में कुल रियासतें थी 4, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, जिसकी राजधानी अलवर बनाई गई थी। नेक्स्ट, आबू के जैन मंदिर विमल साई के निर्माण करता है। बहुत से विद्यार्थी इसमें विमल साई को धरणक सा कर आ गए है ना, वो रणकपुर वाले के निर्माण करता है। इसके जो निर्माण करता है वो ध्यान रखना, आबू में जैन मंदिरों के जो निर्माण करता है वो विमल साई है। कौन है? विमल साई है जी, बिल्कुल। कोई बात नहीं, नहीं आ रहा है तो अभी देखो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब देखो 1857 की क्रांति के बाद देखो जोधपुर को पॉलिटिकल एजेंट जो मैकमोहन हो, मैकमोहन ने कौन सा युद्ध में ठोक्यो? कोठारियम ना, चेलावास। हाँ, गोरे और काले का युद्ध जिसे कहा जाता है चेलावास के युद्ध को, उस युद्ध में इनको मारा गया था, ध्यान रखना, ठीक है। कौन से युद्ध में मारा जाता है? तो इनको ध्यान रख लेना, चेलावास के युद्ध में मारा गया था, जो 18 सितंबर 1857 को लड़ा गया था। उस युद्ध के अंदर इनको मारा गया था। किनको? मैकमोहन को। और इनका सर काटकर आहुआ के किले के बाहर टांग दिया, और गाना बजा था ढोल बाजो चंग बाजो, बल्लो बाजियो बांकी हो, एजेंट ने मार के दरवाजा पर टांगी हो ना। तो चेलावास का युद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, अजमेर नगर बसाया किसने बसाया भाई बताओ? अजमेर नगर किसने बसाया था? 1113 में जिस शहर की स्थापना हुई थी, अजयराज ने बसाया था। आलियो जी 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा जी, शाबाश, वेरी गुड। नेक्स्ट आगे देखते हैं, जयपुर के कौन से शासक स्वयं संगीताचार्य थे? मैंने क्या बताया, प्रश्न को इस बार थोड़ा अपडेट कर पूछा। पहले पूछते थे कि गंधर्व भाई सिंह किसके दरबार में रहते थे, अब इस प्रश्न को थोड़ा सा अपडेट कर क्या पूछा कि जयपुर के कौन से शासक स्वयं संगीताचार्य थे, तो वो कौन से थे? तो ध्यान रखना, जयपुर के प्रताप सिंह थे, जिनके दरबार में सवाई प्रताप सिंह, जिनके दरबार में गंधर्व भाई सिंह रहा करते थे। 22 कवियों की मंडली रहा करते थे, 22 ज्योतिषी रहा करते थे, 22 संगीतक रहा करते थे। मैं उन सवाई प्रताप सिंह की बात कर रहा हूं, है ना, बिल्कुल। यहाँ पर आपका सही उत्तर प्रताप सिंह हो जाएगा। गिद्दड़ नृत्य होता है, गिद्दड़ नृत्य हो गया, चंग नृत्य हो गया, कच्ची घोड़ी नृत्य हो गया, ये नृत्य कहां पर होते हैं?
तो गिद्दड़ नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य ये होते हैं शेखावाटी क्षेत्र में। संग, डंफ, ये नृत्य कहां पर होते हैं? शेखावाटी क्षेत्र के अंदर होते हैं। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन आया था, है ना, बिल्कुल। उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? शेखावाटी क्षेत्र में हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका क्या होगा? राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट, कान्हड़ देव प्रबंध के रचयिता है। पुस्तक बार बार पूछी जा रही है ये पुस्तक, तो कान्हड़ देव प्रबंध के रचयिता कौन है? चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज रासो लिखा था, जिसको पूरा पृथ्वीराज रासो के पूरा करने का श्रेय जाता है चंद्रबरदाई के पुत्र जलहन के द्वारा पूरा किया गया था। पद्मनाभ ने लिखी थी वीरमदेव सोनग्रारी बाता। कान्हड़ देव प्रबंध भी किसने लिखी? पद्मनाभ ने लिखी। नरपति नालह ने कौन सी लिखी थी? बिसल देव रासो। पूछा जाए कि बिसल देव रासो जो गोडवाड़ी भाषा में लिखी गई है वो किसने लिखी थी? तो नरपति नालह ने लिखी थी। जयानक तो पृथ्वीराज विजय के लेखक पूछा जाए तो जयानक है, जयानक। रासो की पूछा जाए चंद्रबरदाई। तो कान्हड़ देव प्रबंध के लेखक कौन है? पद्मनाभ है, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, सरल था सर पे, सरल नहीं। निम्नलिखित में से राम स्नेही संप्रदाय की सिंहंथल शाखा के प्रवर्तक संत कौन थे? सिंहंथल का पूछा गया है। हरिराम दास जी, रामदास, संतोष दास, स्वामी रामचरण जी, कौन थे बताइए? हरिराम दास है या रामदास है, संतोष दास है, स्वामी रामचरण जी, कौन है बताओ फटाफट। सिंहंथल शाहपुरा के अंदर है। वैसे इसकी प्रधान पीठ की बात की जाए तो कहां पर है? शाहपुरा। शाहपुरा स्थान का भीलवाड़ा के अंदर, वहां पर है। और जब बात की जाए सिंहंथल शाखा के प्रवर्तक कौन है तो संत हरिराम दास जी हो जाएंगे। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। विवाह की रस्मों से संबंधित नहीं है। विवाह की रस्मों से संबंध, बंदोली, समेला, कर्णवेद, कांकण बांधन। तो इसमें देखो बंदोरी हो गया, सामेला हो गया, कर्णवेद नहीं है, कांकण डोरा तो होता ही है। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। संकट काल में कौन सा किला मेवाड़ के राज परिवार का आश्रय स्थल रहा है? बताओ कौन सा किला रहा है? संकट काल में कौन सा किला मेवाड़ के राज परिवार का आश्रय स्थल रहा है? जैसे मारवाड़ का पूछा जाए तो सिवाना किला हम कहते हैं, वैसा ही उसके अलावा जालोर दुर्ग की कुंजी भी सिवाना दुर्ग कहलाता है। जैसे रणथंभौर दुर्ग की हम झाइन दुर्ग को पढ़ते हैं। तो जब भी कोई विकट परिस्थिति आती थी तो मेवाड़ के महाराणा कहां जाया करते थे? तो ध्यान रखना, अचलगढ़, बसंती दुर्ग, कुंभलगढ़ या मनचांद दुर्ग, कहां पर जाया करते थे? तो ध्यान रखना, संकट काल के दौरान पूछा जाए तो ये जाया करते थे कुंभलगढ़ के अंदर। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान की किस चित्रकला शैली पर सर्वाधिक मुगल प्रभाव दृष्टिगोचर होता है? सर्वाधिक मुगल प्रभाव कौन सी चित्र शैली पर मिलेगा? जयपुर पर, बूंदी पर, मेवाड़ पर, मारवाड़ पर, कौन सी पर मिलेगा बताओ फटाफट, है ना? हाँ जी, बताओ उत्तर फटाफट बताएं भाई सभी साथी। उत्तर नहीं बता रहे हो आप ना, चुपचाप बैठे आंसरों के टिक लगा रहे हो या फिर देख रहे हो, पता नहीं भाई, है ना? एक लाइक नहीं कर कि भाई सभी ने क्लास को लाइक तो करो कम से कम, भावी अध्यापकों ये तो कर दिया करो सबसे पहले, ये तो करते हुए बनता है आपका। तो निम्नलिखित में से राजस्थान की किस चित्रकला शैली पर सर्वाधिक मुगल प्रभाव दृष्टिगोचर होता है? तो भाई मुगलों का सर्वाधिक जो वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे वो किसके साथ किए थे? आमेर वालों के साथ किए थे। तो जयपुर हो जाएगा इसका 85 का। 86 नंबर पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखें। त्रिलोक चंद का संबंध निम्नलिखित में से किस प्रजामंडल से रहा है? त्रिलोक चंद जी को बताओ संबंध कौन सा प्रजामंडल हो रहे हैं? बीकानेर को तो मकाराम वेदजिया, करौली को बताओ आई है कि त्रिलोक जी, जयपुर को कपूर चंद पाटनी है, जमनालाल बजाज है, मारवाड़ का जय नारायण व्यास जी हो जाएंगे। तो पूछो जाए मुंशी त्रिलोक चंद माथुर का पूछा जाए तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, करौली। जी बिल्कुल सही उत्तर करौली वाला होगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं 87 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संबंध पोमचा से? पोमचो राजस्थानी एक क्या है? पोमचा हम पढ़ते हैं ना, पुत्र जन्म पर पीला पोमचा, है ना, पीलो रंग आयो, सुना होगा। गुलाबी रंग का पोमचा पुत्री जन्म के ऊपर पहनती है ना। जी बिल्कुल सर, ये पेपर हमारे आते तो हम मास्टर बन जाते।
अरे भाई बहुत सी क्वेश्चन हार्ड है इसमें, पॉलिटिकल के भी क्वेश्चन ठीक ठाक ही हैं, साइकोलॉजी के क्वेश्चन भी ठीक ठाक है। तो देखे नहीं आपने शुरुआत वाले क्वेश्चन, अब तो जीके वाला है तो ये तो दिन रात अपने पढ़ते ही हैं, तो दिन रात सुबह से शाम तक ये जीके हमने पढ़ा है, तो हम हमारा तो पर्सन सही होगा कि नहीं होगा। तो पोमचो है देखो संबंध धारा की वस्त्र हुआ है, क्योंकि पीला रंग पोमचो ओडा ओडना तो वस्त्र ही ओडा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है नहीं। हाँ ये लो, अब इस बार राइसिंग को हर बार कहीं ना कहीं पर्सन इसका ऐसा पूछा जाता है, राइसिंग का पता नहीं आरपीएससी वाले राइसिंग के पीछे कैसे पड़ गए। एक बार तो राइसिंग का शासनकाल पूछ लिया, अब किसी के याद नहीं था। अब इस बार राइसिंग को किस प्रकार से पूछा उन्होंने कि भाई बीकानेर के शासक रायसिंह किस सैन्य अभियान में शामिल नहीं थे, अकबर के साथ कौन सा अभियान में शामिल कौन गया। तो देखो यहाँ पर दो प्रकार से हो सकते हैं, अकबर के समय में, अकबर के समय में क्योंकि अकबर तो कहीं गया ही नहीं था। बलूचिस्तान, यहाँ तो बलूचिस्तान नहीं गया था, कंधार गया हुआ है, फिर बंगाल भी कहते हैं, काबुल मानसिंह गया था। तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, जैसे ही आएगा तो उत्तर है वो आपको गोपी दादा बुक में देख फिर थाने बता कौन कौन से अभियान में नहीं गए थे। तो इसका टेलीग्राम पर डाल दिया जाएगा, मनोज जी वाले पर भी डाल देंगे और इधर वाले पर भी डाल दिए जाएंगे, जीके विद गजानंद सर, ठीक है। ज्वाइन कर ले, जहां पर करंट के तो लगभग पर्सन करवाए हुए आए हुए हैं, वहां से टेलीग्राम पर पर्सन चलते रहते हैं करंट के, तो आप उनको नोट कर लिया करो कॉपी के अंदर, इसका पर्सन का बताएंगे आपको, ठीक है। हाँ 89 नंबर क्वेश्चन का उत्तर बताओ भाई, देखते हैं 89 का कौन कौन उत्तर बता रहे हैं, है ना। बिल्कुल 89 का बताइए सभी साथी उत्तर, क्या उत्तर होगा। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस में यह उल्लेखित किया गया है कि किसी राज्य के राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी न्यायालय की कोई आदेशिका नहीं निकाली जाएगी। बताओ भाई, किसी राज्य के राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी न्यायालय से कोई आदेशिका नहीं निकाली जाएगी। ये किस में लिखा हुआ है, कौन सी आर्टिकल में है, 301 2 361 3 361 ए 361 1। देखो गजब को पर्सन है नहीं, 361 ए और 1 आंगों का ही अंतर हुआ भाई, है लगभग शायद ये 361, क्योंकि 1 और 1 वाला तो कंफ्यूज नहीं करने वाला, ये 1 और 1 इसमें तो होगा नहीं, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, 361 3 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दे लेना 89 वाले में 361 3 होगा। थार महोत्सव का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया जाता है। जोधपुर, बीकानेर में ऊंट, ठीक है, बाड़मेर में मरु महोत्सव हुआ है, थार हुआ है, जैसलमेर में हुआ मरु, मरु महोत्सव जैसलमेर में हुआ है, तो थार महोत्सव कठा आयोजन करे जाए बाड़मेर। वेलुन महोत्सव भी बाड़मेर में किया जाता है, ध्यान रख लेना, वेलुन महोत्सव है वो भी कहां पर है, बाड़मेर का, सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। करवा चौथ मनाई जाती है, कब मनाई जाए करवा चौथ, बताओ भाई। भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी, कृष्ण चतुर्थी, कार्तिक, कार्तिक शुक्ल चतुर्थी, श्रावण, तो सावन में और भादवा में तो बनाए कौन सा, ठीक है। करवा चौथ है कि कार्तिक की क्या, तो कृष्ण पक्ष यानी अंधेर पंख में बना, क्या चानन पंख जगह आप शुक्ल पक्ष के वहां, कौन से पक्ष में बनाई जाए, बताओ फटाफट उत्तर बताइए भाई सभी साथी। हाँ सी बता रहे हैं, सी शुक्ल चतुर्थी है या कृष्ण चतुर्थी है, बताओ। तो यहाँ पर बी होगा, ध्यान रखना, ठीक है ना, कृष्ण पक्ष में आती है ये, शुक्ल में आती है, किसने कहा, गूगल ने, नहीं ये कार्तिक कृष्ण चतुर्थी में कृष्ण पक्ष आएगा इसका, ध्यान दे लेना, ठीक है, याद रख लेना, बी ऑप्शन सही होगा इसका। थे मन्ना मतलब गलत बता सकोगे, गूगल दादा पर विश्वास ना करो, थे गेला बनाई को नहीं थे, मौको कौन मिलोगे, भगवान दियो को नहीं, करवा चौथा त्योहार दोकन भी आगे मिल सिपड़ो नौकरी लागो। राजस्थान के मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति 1962 के सदस्य हैं। ओगो जी कौन, ध्यान टेलीग्राम पर बताए जाएंगे, ये आपको टेलीग्राम पर डाल दिया जाएगा। पॉलिटिकल में अपना वैसे भी हाथ कमजोर है ना, तो आपको टेलीग्राम पर बता दिया जाएगा, जीके विद गजानंद सर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अब उसके बाद में नेक्स्ट आगे देखते हैं 93 क्या कह रहा है।
राजस्थान के निम्नलिखित मुख्य सचिवों में किसने अपने कार्यकाल के दौरान अधिकतम संख्या में मुख्यमंत्रियों का साथ कार्य किया था? देखो कितो गजब का प्रश्न है। किसने? मुख्य सचिवों में बात कर रहा हूं जिसने अधिकतम संख्या में मुख्यमंत्रियों के साथ कार्य किया था। एस.एल. खुराना, अरुण कुमार, मीठालाल मेहता और बी.वी.एल. माथुर। किसने किया था बताओ भी? सर्वाधिक जी मैं वर्त करा माने ठा है जी। उर्मिला जी धन्यवाद। टीकाराम पालीवाल है क्या? आरती जी बता रही है टीकाराम पालीवाल होगा क्या पीछे वाले का? तो भाई थोड़ा ध्यान रखना, इसमें माथुर साहब हो जाएंगे, इसमें तो माथुर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और पीछे वाले के अंदर अगर आप टीकाराम पालीवाल बता रहे हो पूर्णतः ये वाला, तो 1962 में टीकाराम पालीवाल या जगन्नाथ पाड़िया? जगन्नाथ पाड़िया साहब तो बाद में, फिर टीकाराम पालीवाल ही होगा ना, देख लेना भाई ए होगा किसका, बाकी मैं टेलीग्राम पर भेज दूंगा इसको, ठीक है। राजभवन राजस्थान में इनफॉर्मर्स पोर्टल किस राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान प्रारंभ किया गया था? गजब का प्रश्न पूछा। कलराज मिश्र, कल्याण सिंह, अंशुमान सिंह, प्रतिभा सिंह पाटिल। राजभवन राजस्थान में, गजब सा शानदार प्रश्न आया। इन्फॉर्मेशन पोर्टल किस राज्य के कार्यकाल के दौरान प्रारंभ किया गया था? किसके दौरान प्रारंभ किया गया था बताओ? तो ये कलराज मिश्र हो जाएंगे। ए ऑप्शन आपका क्या होगा? राइट उत्तर होगा। 94 नंबर में कलराज मिश्र होंगे, ठीक है। 95 देखते हैं क्या उत्तर आ रहा है 95 का। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? भाई सही सुमेलित कौन सा नहीं है तो क्यों नहीं है? राज्यपाल का नाम और मुख्यमंत्री का नाम बताओ। ऐसे पर्सन कौन याद रखे भाई उस वक्त राज्यपाल कौन था और मुख्यमंत्री कौन था? आरपीएससी वाले तो पूछ ही लेते हैं कहीं ना कहीं अटकाकर। ओपी मेहता, शिवचरण माथुर, निर्मल चंद्र जैन, अशोक गहलोत, अंशुमान सिंह, वसुंधरा राजे, डॉक्टर संपूर्णानंद, मोहनलाल सुकाड़िया। बताओ तो इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? हाँ, फ्यूचर का रहे सभी बेरोजगार जी। इसका जो सही उत्तर होगा वो ध्यान रखना, ये वाला होगा। अंशुमान सिंह है राज्यपाल थे, वो वसुंधरा राजे सिंधिया के समय नहीं थे। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। ओ का क्वेश्चन है गुरुजी, इतना जोर को हार्ड को क्वेश्चन दिए हुए पॉलिटिकल का ऐसा प्रश्न नहीं करेगी। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा के तहत सरकार को किसी पंचायती राज संस्था को विघटित करने की शक्ति प्राप्त है? 93, 94, 95, 92 बताओ भी। 93 में है या 94 में है या 95 में है या 92 में है? 1994 की किस धारा के तहत सरकार की किसी पंचायती राज संस्था को विघटित करने की शक्ति प्राप्त है? तो ध्यान रखना ये शायद 93 है। ए ऑप्शन आपका क्या होगा? 96 का ए ऑप्शन आपका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद के तहत राजस्थान का महाधिवक्ता राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है? 97 नंबर क्वेश्चन। देखो कितो गजब को प्रश्न है, पीएचडी धारिया नहीं आवेगा प्रश्न तो, बाकी का को नहीं आवे है ना जी। सी बताया था आपने, 93 होगा उसका, तो सी कैसे होगा? ये होगा उसका। इसका बताओ। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद के तहत राजस्थान का महाधिवक्ता राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है? 176, 77, 78, 75। संख्या देखो वही उसमें दिया हुआ था 93, 94, 95, 92 और 76, 77, 78, 75। एक संख्या घटाकर लिख रहा है वापिस पुनः, तो ये हो जाएगा 177। आपका ऑप्शन बी राइट होगा, ठीक है, ध्यान रखना। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान विधानसभा में कटौती प्रस्तावों की ग्राह्यता की शर्त नहीं है? ओ जी बहुत जोर को प्रश्न दिए हुए, उसमें विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया जाएगा 98, और उसमें वर्तमान विधियों को संशोधन या निरसन करने का सुझाव नहीं दिए जाएंगे। आई डोंट था, टेलीग्राम पर डालेंगे इसका उत्तर क्या होगा। हाँ सी पिछले का बताया था। अच्छा ठीक है जी, कोई बात नहीं। नेक्स्ट आगे देखते हैं। ये रहे शायद मेरे हिसाब से 8 या 9 क्वेश्चन है जो टेलीग्राम पर डाले जाएंगे, क्योंकि जो आपको हमने नहीं बताए हैं डाउट वाले छोड़ दिए। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष के पद पर नहीं रहे हैं? एस टाक, एच.एन. मीणा, जे.पी. पिलानिया, एल जोशी। कौन नहीं रहे? तो ध्यान रखना जे.पी. पिलानिया नहीं रहे। इसका सही उत्तर होगा 99 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ ये रहा, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के निम्नलिखित सदस्यों में से कौन सबसे कम कार्य की अवधि के लिए पद पर काम कर रहे हैं? नमो नारायण मीणा, आर के आकोदिया, बीएल जोशी, जस्टिस अमर सिंह गोदारा। कौन है बताइए भाई फटाफट उत्तर इसका। इसका जो सही उत्तर होगा वो सही उत्तर कौन सा होगा, ध्यान रखना, राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के निम्नलिखित सदस्यों में से सबसे कम कार्यकाल अवधि के लिए पद पर रहे हैं तो वो रहे हैं नमो नारायण मीणा। ए ऑप्शन आपका क्या होगा, राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, हाँ इस पर्सन का ए होगा नमो नारायण मीणा, कम अवधि पर रहे हैं तो। आर के आकोदिया, बीएल जोशी, जस्टिस अमर सिंह गोदारा, नमो नारायण मीणा रहे हैं। मोहित मौर्य जी कह रहे हैं सर आप स्कूल में भी पढ़ाते होगा? नहीं जी मोहित जी, अपने तो कोचिंगों में भी पढ़ाते हैं, स्कूल वगैरह अपने नहीं पढ़ाते। तो इस प्रश्न का उत्तर है जो कुछ विद्यार्थी बता रहे हैं भावी अध्यापकगण, तो उनको भी देख लेते हैं, नमो नारायण मीणा वाला भी। जयपुर से खबर आ रही है इस वक्त की सबसे बड़ी, सर गोदारा होगा, देख लेते हैं नमो नारायण मीणा है या फिर गोदारा है, अमर सिंह गोदारा है। चलो कोई ना, क्यों गलत बताएं भाई, छोड़ देना, एक को डाउट वाला है तो छोड़ देना, ठीक है ना। अपने टेलीग्राम पर डाल देंगे, जी के विद गजान से जो अपना टेलीग्राम है वहां पर डाल देंगे। और वन रक्षक वनपाल के पदों में कहते हैं संख्या बढ़ा दी है, ठीक है ना, और वो बढ़ा दी तो देखेंगे। और विशेष रूप से अब मैं आपको बता देता हूँ, जो मॉडल पेपर अपने चल रहे हैं यूथ पाठशाला एप्लीकेशन के ऊपर, तो आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा इन मॉडल पेपर को, जो आपको मैं हमेशा से कहता हुआ आया हूँ कि आप इन मॉडल पेपर जीवन में जरूरी होते हैं ना। तो बोर्ड तो आपका हैंग हो चुका है, 5 मॉडल पेपर तो ये है, चल जा रहा है या ना कर, घर को आदमी है तुम्हारे, वो तो कौन चाला भाई, वो तो आपनो पूरो पूरो काम करियो है नी, चाल क्यों कटे चाल। तो ये मॉडल पेपर है जो आपको मिल जाएंगे यूथ पाठशाला एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएंगे, ये आप ज्वाइन जरूर कीजिएगा। 10+2 के लिए भी है और स्नातक स्तर दोनों के लिए। 10+2 कितने हैं, 20 है पूरे के पूरे। यूथ पाठशाला एप्लीकेशन पर जाकर ज्वाइन कर सकते हो या आरबीडी। हाँ मनोज जी सर ने बताया था क्या, जी बिल्कुल, नमो नारायण होगा क्या, ठीक है, तो उसका डी हो जाए, वो गोदारा साहब हो जाएंगे, ठीक है, मनोज जी सर ने बताया था। तो ये भी जरूर ज्वाइन करें, 20 मॉडल पेपर जो आपके महत्वपूर्ण है।